साथियों नमस्कार। आज हम भारत में होने वाली सन 1857 की क्रांति की चर्चा करेंगे। एक बार मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि जैसा कि पहले भी मैंने कहा, जब हम किसी भी चैप्टर या विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें चलती है। या तो केवल हम उस टॉपिक को ऑब्जेक्टिव अर्थात वनडे एग्जाम के नज़रिए से पढ़ें, या फिर उस चैप्टर के संपूर्ण परिदृश्यों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब इन दोनों में सबसे जो बेहतर रणनीति होती है ये सेकंड वाली होती है। आप किसी भी विषय वस्तु का संपूर्ण परिदृश्य में अध्ययन करें तो वो विषय वस्तु आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो जो ये टॉपिक आपके सामने नजर आ रहे हैं वह क्या करते हैं, या तो तात्कालीन स्थितियां पढ़ेंगे या फिर क्रांति का जो प्रारंभ है, विस्तार है, उसको पढ़ेंगे, और कुछ हद तक क्रांति का जो रूप है, उद्देश्य है, जो समय है, उसका अध्ययन कर लेंगे। और वनडे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनमें इन्हीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इस आधे अधूरे विषय वस्तु को पढ़कर जाने से नुकसान ये होता है कि हम किसी जो अच्छे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पर्सन हैं उनका उत्तर हम सही प्रकार से नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ ध्यान रखेंगे, जब हम इस विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो सिविल एग्जाम होते हैं उनमें कैसा भी प्रश्न आए, आप उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कर सके। इस टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे तो हम जो ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर जो न्यू एनसीईआरटी है उनका पूरा सहारा लेते हुए कोई भी बात हम अधूरी नहीं छोड़ेंगे। इस टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम विद्रोह की पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर ये विद्रोह क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, उनकी चर्चा करेंगे। जब ये विद्रोह हुआ उस समय की स्थितियां कैसी थी, जब क्रांति का कोई संगठन था या उसके क्या उद्देश्य थे, वो किस समय आई। एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये अच्छी तरीके से समझाया गया है, उसको हम यहाँ देखेंगे। क्रांति का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, किन किन भागों में क्रांति हुई, फिर क्रांति का दमन किस प्रकार से हुआ, इस क्रांति के क्या परिणाम निकले, चाहे वे नकारात्मक हो चाहे वे सकारात्मक हो, दोनों परिणामों को देखेंगे। क्रांति की प्रकृति क्या थी, इसका सवाल तो आपके आरएस मेंस में आ चुका है और यूपीएससी में भी यह सवाल आपके पूछा जा चुका है। सबसे अंत में देखेंगे कि क्रांति असफल क्यों हुई। सबसे पहले साथियों, क्रांति से पढ़ने से पहले हम यहाँ 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिरकार जो ये क्रांति हुई है, ये इस क्रांति से पहले भी ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण हमारे कुछ आम जन, जैसे कोई सैनिक हैं, श्रमिक हैं, आदिवासी है, उन्होंने इस क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। जैसा कि आप सबको पता है विद्यार्थियों कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगभग 1608 के आसपास भारत में आई। एक तरह से उन्होंने अपनी, हम कह सकते हैं, जो कोटियां हैं, जो फैक्ट्री है, वो स्थापित करने की शुरुआत की। 1608 से अगर हम देखें 1757 तक का समय, अर्थात जो आपके 150 साल का वर्ष है, उन 150 सालों में कंपनी एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधि में ज्यादा संलग्न रही। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, कुछ ब्रिटिश नीतियों की उपज थी, कुछ स्थानीय परिस्थिति ऐसी बन गई कि कंपनी को भारतीय जो रियासतें हैं उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। और सबसे पहले जो उनको हस्तक्षेप करने का अवसर मिला वो हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में उनको मिला था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जो एक इलाका था जिसे हम बंगाल के नाम से जानते हैं, और इस बंगाल की पृष्ठभूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो युद्ध लड़े, 1757 को प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। अब इन दोनों ही युद्धों में कंपनी की विजय हुई और एक प्रकार से जो बंगाल का क्षेत्र है उस बंगाल के क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस बंगाल की भूमि को ही आधार बनाकर जो भारत के दक्षिणी रियासतें हैं या मध्य क्षेत्र की रियासतें हैं या उत्तरी पश्चिम की जो रियासतें हैं उन पर अधिकार किया। इसको इस प्रकार समझे आप, जैसे सबसे पहले बंगाल को जीतने के बाद जब कंपनी दक्षिण की ओर आई तो उन्होंने यहाँ पर जो मराठा रियासतें हैं या फिर जो कर्नाटक का क्षेत्र है या फिर जो आपके हैदराबाद के जो भाग हैं, मध्य भारत की रियासतें हैं, अवध का क्षेत्र है या आपके राजस्थान की रियासतें हैं, उन सब को उन्होंने विजित किया या उनको सब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जब ये नियंत्रण स्थापित हो गया तो उन्होंने इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की। और हस्तक्षेप किन किन क्षेत्रों में किया, जैसे उनके समाज में, उनके धर्म में, उनके प्रशासन में,
उनके आर्थिक क्षेत्र में, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में या उनके सैन्य क्षेत्र में। जब ये हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता गया तो वहां के जो आम जन है, जैसे सैन्य वर्ग है, किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, प्रशासक है, सामाजिक धार्मिक संगठन है, उन्होंने इस हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिक्रिया की। और 1857 की क्रांति से पहले भी इन वर्गों ने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। हम केवल 1857 की क्रांति को समझ लेते हैं कि सबसे पहले विद्रोह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्रांति से पहले भी इन वर्गों ने जो आपके क्रांति के विरुद्ध विद्रोह किया है। जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे ये जो आपके प्रशासक हैं या फिर आपके जो हम कह सकते हैं अपदस्थ राजा हैं, उनके हम विद्रोह को देखें तो सतारा में विद्रोह हुआ है। बनारस के राजा चेत सिंह ने विद्रोह किया है। जो पाइक और गंजाम विद्रोह है या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह है, वो आपके अपदस्थ शासकों द्वारा किए गए हैं। इसी प्रकार जो प्रशासक या कर्मचारियों का है तो हम कह सकते हैं पाई का विद्रोह, महाराष्ट्र का रामोसी गडकरी विद्रोह, पोलीकर विद्रोह। और किसानों की अगर हम बात करें तो सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, मोपला विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। अगर आदिवासियों की बात करें तो कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चौहार विद्रोह, खोंड विद्रोह। और अगर हम सैनिक वर्ग की अगर हम आंदोलनों की बात करें तो 1806 में होने वाला वेलूर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, 1824 में बैरकपुर रेजिमेंट का जो विद्रोह हुआ था, इसी प्रकार 1854 में जब डल्हौजी द्वारा निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, तब भी सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह किया था। इस प्रकार साथियों, हम इस बात को समझें कि 1857 की क्रांति से पहले भी समय समय पर विभिन्न संगठनों, विभिन्न वर्गों द्वारा कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हो चुके हैं, लेकिन ये विद्रोह अस्त व्यस्त थे। इनमें कोई नियोजन हमें दिखाई नहीं देता। वो अलग अलग भागों में हुए, अलग अलग वर्गों के द्वारा वो विद्रोह किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें एक प्रकार के जो संगठन है वो इनका मजबूत नहीं था, इनके लक्ष्य भी एक जैसे नहीं थे। लेकिन जब ये विभिन्न वर्ग एक हो गए, जब ये विभिन्न वर्ग एक हो गए और उनका उद्देश्य भी एक हो गया, तो जब वो सामूहिक प्रतिक्रिया हुई है, उस सामूहिक प्रतिक्रिया को ही हम 1857 की क्रांति का नाम देते हैं। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आगे देखें साथियों हम, तो अब हम 1857 की प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे। जैसा कि एक बार ये सर कि सिविल सर्वेंट में ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो 1857 की क्रांति है वो किसी एक परिणाम की उपज नहीं है। ये दीर्घकालीन जो ब्रिटिश नीतियां हैं, उन दीर्घकालीन ब्रिटिश नीतियों से ही 1857 की क्रांति उपजी है। तो 1857 की क्रांति के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो हमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, खूब सारे ऐसे कारण हमें नजर आते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहां चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों की। जब आप राजनीतिक कारण पढ़ते हैं तो आपको रटने की जो विद्या है उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको एक जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो विकसित करनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश अधिकारी या फिर जो कंपनी की जो नीतियां हैं, वो नीतियां ऐसी थी कि वो भारतीयों के लिए एक प्रकार से प्रतिकूल थी। और भारतीय प्रशासक या भारतीय जो राजा थे या फिर जो रियासतों के जो मुखिया थे, उनके लिए ये जितने भी गवर्नर जनरल की नीतियां होती है, उनकी विचारधारा होती है, वो प्रतिकूल ही रही है। और जब वो सारे के सारे जब घटनाओं एक साथ पढ़ेंगे तो वो राजनीतिक कारणों में आ जाएंगे। जब हम राजनीतिक कारणों को देखते हैं तो राजनीतिक कारणों में हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, उन गवर्नर जनरलों की जो नीतियां हैं, जो कार्य करने के तरीके हैं, या फिर ब्रिटिश अधिकारियों के जो विचार हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके जो वक्तव्य हैं, वो ऐसे हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव नजर आता है। और ये जो प्रतिकूल प्रभाव है, इन्हीं से ही रुष्ट होकर फिर भारतीय लोगों ने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। जैसे अगर हम सबसे पहले गवर्नर जनरलों की नीतियों और कार्य प्रणालियों की बात करें तो हम उदाहरण के लिए वेलेजली को लेते हैं। जैसे आप सबको पता है भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं वेलेजली। वेलेजली ने एक नीति लागू की थी जिसको हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। अब ये सहायक संधि क्या है? जैसे मान लीजिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, किसी भी भारतीय रियासत के साथ एक संधि करती है। इस संधि में कंपनी रियासत को आश्वासन देती है कि हम आपकी आंतरिक और बाह्य जितने भी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, आपके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे
और हमेशा ही आपके मित्र बने रहेंगे। तो जब इस प्रकार की शर्तें कंपनी किसी रियासत के सामने रखती है तो कंपनी जाहिर सी बात है, ये जो रियासतें हैं जाहिर सी बात है कि कंपनी के साथ समझौता करने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन जैसे हैदराबाद की रियासत है, कर्नाटक है, मराठा वाली जो रियासतें हैं या फिर पंजाब के क्षेत्र हैं, राजस्थान की रियासतें हैं, उन सब ने धीरे धीरे कंपनी से सहायक संधियां की है। जैसे ही सहायक संधियां हुई है तो एक प्रकार से जो रियासतें हैं वो अपनी आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता खो बैठे, क्योंकि वे पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हो चुके हैं। उनकी विदेश नीति भी अंग्रेजों के अधीन हो चुकी है, उनके आंतरिक मामले भी अंग्रेजों के अधीन हो चुके हैं। अब इससे नुकसान क्या हुआ? अब इससे नुकसान हुआ कि बिना युद्ध लड़े ही एक प्रकार से भारतीय रियासतें किसके अधीन हो गई? आपके अंग्रेजों के अधीन हो गई। अब हमें पता होना चाहिए कि सहायक संधि किस प्रकार से लागू हुई है, उसके क्या लाभ हुए हैं अंग्रेजों को, क्या हानि हुई है भारत को। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, केवल सहायक संधि कब लागू हुई है, किसने लागू की है, पहला राज्य कौन सा है, तो ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपरों में काम आते हैं। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी प्रकार एक और हमारे गवर्नर जनरल हैं डलहौजी। डलहौजी ने एक ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रयोजन रखा कि किसी भी रियासत को हड़पने के 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए, उस रियासत के खिलाफ युद्ध कीजिए, या फिर उस रियासत पर कुशासन का आरोप लगा दीजिए और उसे हड़प लीजिए। एक और रास्ता है कि आप जो प्राचीन भारतीय प्रणाली है गोद प्रथा, आप उसे रोक दीजिए। तो जो ये कुशासन की नीति है या गोद नहीं लेने देने की नीति है, इस नीति को सामूहिक रूप से डलहौजी की हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने अपनी इसी नीति के तहत कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार गोद निषेध प्रथा के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, बगाट, उदयपुर, ध्यान रखना राजस्थान का उदयपुर नहीं है, एमपी में है, संबलपुर और जैतपुर, इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार जो कर्नाटक और तंजौर के राजा है उनको उनकी पदवियों से वंचित कर दिया। जो आपके बाजीराव द्वितीय है मराठा सम्राट, उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी डलहौजी ने। मुंबई में एक इमाम कमीशन स्थापित किया डलहौजी ने और लगभग 20,000 जागीरें भारतीयों से जब्त कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली। तो आप देखेंगे तो जो वेलीजली हैं और जो डलहौजी हैं, उनकी नीतियां अंग्रेजों के अनुकूल है लेकिन ये भारतीयों के प्रतिकूल है। और ये जितनी भी नीतियां हैं इनसे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र पूर्ण रूप से बदल गया। जो पहले सर्वसर्वा भारतीय थे राजनीतिक क्षेत्र में, अब वहां पर सर्वसर्वा कंपनी बन गई। तो ये जो सारे के सारे आप घटनाओं को देखते हैं, ये घटनाएं राजनीतिक कारणों में आती है। इस प्रकार साथियों, हमने राजनीतिक कारणों में गवर्नर जनरल की नीतियों और उनकी कार्यप्रणाली को देख लिया है। अब देखिए आगे, अगर आप इस स्लाइड पर नजर डालें तो यहाँ पर कुछ कथन लिखे हुए हैं, और अगर जब आप इन कथनों पर गौर करेंगे, इनको रटना नहीं है, अगर आप इन पर गौर करेंगे तो एक बात आपको सरलता से नजर आ जाएगी कि ब्रिटिश जो कंपनी है उन्होंने हमेशा ही यह चाहा है कि जल्द से जल्द जो भारतीय क्षेत्र है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उनके जितने भी संसाधन हैं उन पर अधिकार किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए जो गवर्नर थे एमहर्स्ट, अब उन्होंने देखिए, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मुगल सम्राट नाम मात्र का शासक है। एक भारतीय गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, उन्होंने कहा था कि मुगल सम्राट अपने सारे अधिकार और दावे छोड़ दें। डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि जो बहादुर शाह है वह लाल किले को भी छोड़ दें और जो उपाधि लेते हैं बादशाह की, वे उपाधि भी छोड़ दीजिए। इसी प्रकार कैनिंग ने 1856 में घोषणा की कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी तब मुगल सम्राट सम्राट नहीं कहलाएंगे, वे केवल राजा कहलाएंगे, और जो उनका उत्तराधिकारी है वो मिर्जा जवां बख्श नहीं होगा, मिर्जा कोयस होगा। चार्ल्स नेपियर ने तो यहां तक कहा कि अगर मैं 12 वर्ष तक भारत का शासक होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं होता, कोई निजाम नहीं होता और नेपाल हमारा होता। अब साथियों, यह एक बात आप समझिए, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो बच्चे केवल इन चीजों को रट कर जाते हैं किसने क्या कहा है, लेकिन इसके पीछे की समझ वो विकसित नहीं कर पाते। अगर आप इन सब वक्तव्यों को देखें तो उनमें हमें एक बात नजर आती है कि ये सारे के सारे वक्तव्य भारतीय क्षेत्रों को हड़पने के लिए दिए हैं। इन वक्तव्यों को सुनते देखते वक्त हमें नजर आ जाता है कि किस प्रकार कंपनी
ये जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। यह भारतीय क्षेत्रों का सर्वे सर्वा बनना चाहती है। आप एमहर्स्ट, ऑकलैंड की जो आप वक्तव्य देख लीजिए, डलहौजी की घोषणा देख लीजिए। कैनिंग ने तो बाकायदे ये कह दिया कि जो बहादुर शाह के बाद जो उत्तराधिकार होंगे उसका डिसीजन, ये जो निर्णय मुगल शासक नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश करेंगे कि कौन उत्तराधिकारी होगा और कौन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें नजर आ रहा है विद्यार्थियों कि ब्रिटिश अधिकारियों की जो विचारधारा है, या जो उनके वक्तव्य हैं, या जो उनके जो बात करने के जो तरीके हैं, उनसे भी पता लग जाता है कि वो भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने 1857 क्रांति का पहला कारण पढ़ लिया, जिसमें गवर्नर जनरल की नीतियां और कार्य प्रणाली को देख लिया, और उसके बाद में ब्रिटिश अधिकारियों की विचारधारा और उनके व्यक्तित्वों से उनके पीछे क्या मंशा रही है उसको भी हमने देख लिया। दूसरा अगर हम कारण देखें तो दूसरा कारण है प्रशासनिक कारण। अब प्रशासनिक कारण का क्या मतलब है? देखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र का कोई एक मुखिया है, जिसे हम सामान्यतः राजा के नाम से जानते हैं। अब इस मुखिया के अधीन प्रशासन चलाने के लिए कई सारे अधिकारी होंगे। ये सारे के सारे जो अधिकारी होते थे, अंग्रेजों के आने से पहले तो सारे भारतीय थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार हुआ, जैसे जैसे भारतीय क्षेत्रों पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो आपको एक बात नजर आती है कि जो प्रशासन है उनमें भारतीयों को बराबर के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो पद हैं, अब पद में जो जैसे एक सर्वोच्च पद है या फिर उसके अधीन आने वाले पद हैं, तो ब्रिटिश सरकार ये हमेशा ही कोशिश रखती थी कि जो किसी भी क्षेत्र का जो सर्वोच्च पद है वो तो ब्रिटिशों के पास ही रहे, अंग्रेजों के पास ही रहे। भारतीयों को हमेशा ही जो निम्न परिस्थिति वाले पद हैं वही दिए जाए। इसी प्रकार अगर वेतन की बात करें तो वेतन में भी हमें नजर आता है जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनके वेतन और उनकी सुख सुविधाएं अच्छी होती थी, और भारतीयों को वेतन भी कम दिया जाता था और सुख सुविधाएं भी कम दी जाती थी। इसी प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हम देखेंगे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और हम एक बात और देखते हैं कि कंपनी के जो कथनी और करनी उसमें भी अंतर नजर आता है। जैसे जो 1833 में एक एक्ट बना था, उसमें ये कहा था कि अब भारत में योग्यता के आधार पर पद दिए जाएंगे, जैसे रंग, रूप, क्षेत्र या जन्म, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 1833 के बाद भी ये भेदभाव निरंतर चलता रहा। तो भारतीयों ने ये बात महसूस की कि ना तो हमें प्रशासन में बराबरी का दर्जा है, ना वेतन उनके समान है, ना पद अंग्रेजों के समान है। खुद कंपनी भ्रष्टाचार में व्याप्त है। जो कंपनी ने जो वादे किए हैं, ये जो कानून बनाए हैं, वो खुद उन कानूनों की पालना नहीं कर रही है, और प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। तो इसके विरुद्ध भी 1857 की क्रांति के समय विभिन्न प्रशासकों ने, विभिन्न कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों का साथ दिया था। इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने 1857 की जो क्रांति की जो पृष्ठभूमि है उसको हम देख चुके हैं। जो 1857 क्रांति के जो कारण हैं उनमें हमने दो कारण देखे हैं, एक तो राजनीतिक कारण और एक प्रशासनिक कारण। अब आने वाली कक्षाओं में जो 1857 क्रांति के जो आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, सैन्य कारण हैं या फिर जो तात्कालिक कारण हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक एक टॉपिक लेंगे और हम एकदम अवधारणात्मक इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।